अकाउंट करंट अगर एग्ज़ाम में आता है ना तो 4 to 6 मार्क्स के वेटेज के लिए आता है और बहुत छोटा सा चैप्टर है। जैसे एवरेज यू रेट का यूज़ इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए होता है ना, वैसे अकाउंट करंट का जो यूज़ है ना वो भी क्या होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए होता है। होता क्या अकाउंट करंट, देखो अगर अपन बात करें तो ये वो पार्टनरशिप वाला करंट अकाउंट नहीं है। ये अकाउंट करंट एक अलग ही पॉइंट है, थोड़ा सा ढंग से सुनना समझना। मान लेते हैं कि एक्स और वाई के बीच में क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। एक्स परचेज करता है, फिर एक्स सेल भी करता है, फिर बीच बीच में ये एक दूसरे को क्या करते हैं, पेमेंट भी करते हैं। और इन दोनों के बीच में ये डिसाइडेड है कि फाइनल सेटलमेंट जो है ना वो मंथ एंड में करते हैं। एक्स और वाई दो पर्सन है जिनके बीच में क्या है, ट्रेड रिलेशन है। ये एक दूसरे से परचेज करते हैं, सेल करते हैं, फिर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पेमेंट करते भी रहते हैं। और दोनों के बीच में एग्रीड है कि ये फाइनल सेटलमेंट जो है ना वो कब करते हैं, मंथ एंड में करते हैं। अब सोचो एक्स की बुक में वाई के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए वाई का अकाउंट होगा, और वाई की बुक में एक्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए क्या होगा, एक्स का अकाउंट होगा। दोनों के बीच में क्या डिसाइडेड है कि जो भी मंथ का ड्यू होता है ना वो मंथ एंड में सेटल करते हैं। अब क्या हुआ कि वाई, अब क्या हुआ, एक्स ने मंथ एंड पे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स निकाल के देखा तो पता चला कि वाई का 10,000 डेबिट बैलेंस है। एक्स ने क्या किया, वाई का अपनी बुक में अकाउंट निकाला और देखा कि 10,000 का डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब ये होता है कि एक्स के लिए वाई से 10,000 रिसीवेबल है। और एक्स ने वाई को क्या किया, फोन कर दिया कि यार अपना फाइनल अमाउंट ड्यू है 10,000 का, पेमेंट करवाएं जल्दी से जल्दी। वाई ने क्या किया, अपनी बुक्स में एक्स का अकाउंट देखा। वाई ने एक्स की बुक में, वाई ने अपनी बुक में क्या किया, एक्स का अकाउंट देखा तो उसके अकाउंट में पेबल आ रहा था 7,000 का। समझे क्या बोला, एक्स की बुक बता रही है कि वाई से 10,000 रिसीवेबल है और वाई की बुक बता रही कि एक्स को पेमेंट अपने को कितना करना है, 7,000 करना है। तो दोनों के बीच में यहाँ पे बैलेंसेस में क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस क्यों है, या तो किसी ने कोई एरर किया है या कोई ओमिशन है या तो कोई कुछ लिखना भूल गया। तो एक्स ने जब वाई को कॉल किया और बोला कि भाई 10,000 रुपीज का पेमेंट कर देना, तो वाई ने क्या बोला कि यार हमारे लिए तो पेबल 7 ही है। तो दोनों की बुक में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया। और इससे एक चीज तो क्लियर है कि दोनों में से किसी ने कोई ना कोई या तो एरर किया है या कोई ओमिशन किया है। तो इसको सॉर्ट आउट करने का तरीका क्या है पता है, एक्स क्या कर सकता है, इसकी एक फोटोकॉपी लेके या इसका एक पिक लेके क्या कर सकता है, वाई को सेंड कर सकता है कि भाई देख ले ये ट्रांजैक्शन हुए। या वाई क्या कर सकता है, इसका एक फोटोकॉपी लेके, इसका एक पिक लेके क्या कर सकता है, एक्स को सेंड कर सकता है कि भाई देख ले। और फिर ये आपस में क्या करे, मैच कर ले, तो इनको पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या आ रहा है। तो अगर कभी दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट आता है तो वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, अपनी बुक में जो अकाउंट है ना उसका पिक या कॉपी सेंड कर सकते हैं, जिससे वो चेक कर सकते हैं कि भैया कितना अमाउंट रिसीवेबल या पेबल है। यहां तक की बात समझ में आती है। अब क्या होता है, मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ढंग से सुनना, एक्स वाई एक दूसरे को क्रेडिट नहीं देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज सेल हुआ तो आज ही अमाउंट ड्यू हो गया, या आज परचेज हुआ तो आज ही अमाउंट पेबल हो गया। एक्स वाई एक दूसरे को क्रेडिट नहीं देते हैं, पर ये लोग फाइनल सेटलमेंट कब करते हैं, मंथ एंड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिले होने पे क्या होता है, एक्स या वाई एक दूसरे पे क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। डिले होने पर एक्स और वाई एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब जो समझदार है वो सोचो कि एक्स के लिए अगर अमाउंट रिसीवेबल है तो वो जनवरी का जो सेटलमेंट है वो 31 जनवरी को करेगा। और 31 जनवरी को वो क्या बताएगा पता है, कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मुझे कितना पैसा लेना है।
या y बताएगा तो y क्या बताएगा कि भाई इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मुझे इतना पैसा देना है। समझे मेरी बात? मेरी बात क्या है पता है, x और y एक दूसरे को क्रेडिट नहीं देते हैं। तो जिस डेट पे परचेज सेल होता है उसी डेट पे अमाउंट रिसीवेबल पेबल हो जाता है, पर इन दोनों के बीच में एग्रीड किया है कि ये सेटलमेंट मंथ एंड में करते हैं विद इंटरेस्ट। अब x ने क्या बोला कि भाई मुझे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10,500 लेना है। x ने y को फोन करके क्या बोला कि मुझे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10,500 लेना है, और y के अकॉर्डिंग इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो है ना वो 70-100 ही पेबल है। इसके अकॉर्डिंग इतना रिसीवेबल है, इसके अकॉर्डिंग इतना पेबल है। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट x ने बोला इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10,500 रिसीवेबल है, और y के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 70-100 पेबल है। अब एक बात बताओ, x की बुक में y का जो अकाउंट होता है या y की बुक में जो x का अकाउंट है उसका फॉर्मेट, जनरल फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर। इसकी बुक में भी फॉर्मेट यही है, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर। अगर ये एक दूसरे के अकाउंट की कॉपी व्हाट्सअप करेंगे या एक दूसरे के अकाउंट की कॉपी सेंड करेंगे, तो क्या इससे इनको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन में डिफरेंस है? हाँ, ये तो पता चल जाएगा कि भाई कौन से ट्रांजैक्शन में डिफरेंस है, पर ये नहीं पता चलेगा कि x ने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया और y ने कितना इंटरेस्ट अपने हिसाब से कैलकुलेट किया। क्यों? क्योंकि हम लोग जो लेजर अकाउंट बनाते हैं उसमें डेट का कॉलम होता है। हम लोग जो लेजर अकाउंट बनाते हैं उसमें डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर का कॉलम होता है, अमाउंट का कॉलम होता है, पर इंटरेस्ट का कॉलम नहीं होता है। तो बहुत सी बार क्या होता है कि जब पार्टीज पीरियड एंड पे सेटलमेंट करती है तो वो पीरियड एंड पे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ क्या होता है, इंटरेस्ट का भी सेटलमेंट होता है। तो दो पार्टीज के बीच में बहुत सी बार क्या होता है, डिस्प्यूट आ जाता है। या तो प्रिंसिपल अमाउंट में कोई प्रॉब्लम होती है या इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होती है। तो इस केस में जैसा मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर x की बुक में y का अकाउंट है, तो x अगर अपनी बुक में y के अकाउंट की कॉपी सेंड करेगा, किसको? y को, कि भैया देख ले क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो उससे प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन, बेसिक ट्रांजैक्शन तो पता चल जाएंगे, पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का पता नहीं चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसा होता है कि भाई दो पार्टीज के बीच में डिसाइडेड है कि वो जो भी फाइनल अमाउंट है उसका सेटलमेंट कब करेंगे, मंथ एंड में करेंगे, तो वो लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। और दोनों के बीच में कभी कभी क्या होता है, डिस्प्यूट आ जाता है। तो डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करने के लिए क्या होता है, एक स्टेटमेंट बनता है, जिस स्टेटमेंट में हर ट्रांजैक्शन पे कितना कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ वो भी आता है। मतलब अगर अगर x एक स्टेटमेंट बनाएगा तो x क्या बताएगा, उसके सारे ट्रांजैक्शन और उन ट्रांजैक्शन पे उसने कितना कितना इंटरेस्ट चार्ज किया। और y अगर ये स्टेटमेंट बनाएगा तो y क्या बताएगा, उसमें y के जितने भी ट्रांजैक्शन x के साथ हुए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट के, उसने किस ट्रांजैक्शन पे कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। और जब ऐसा एक स्टेटमेंट ये एक दूसरे को सेंड करेंगे, ऐसा एक स्टेटमेंट जब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, सेंड करेंगे, तो ये एक दूसरे को बता सकते हैं कि किस ट्रांजैक्शन पे इन्होंने कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। और उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट करेंट बोलते हैं। उस स्टेटमेंट को अकाउंट करेंट बोलते हैं। अकाउंट्स में हमेशा दो टर्म यूज होती है, एक टर्म यूज होती है अकाउंट और एक टर्म यूज होती है स्टेटमेंट। तो अकाउंट जो है वो तो लेजर में बनता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट होता है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। तो जो अकाउंट है ना, अकाउंट वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट होता है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। लेकिन स्टेटमेंट इज बेसिकली वर्किंग नोट। स्टेटमेंट जो है ना वो क्या है, वर्किंग नोट है। और वर्किंग नोट बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता है, मतलब डबल अकाउंटिंग इफेक्ट्स का पार्ट नहीं होता है। तो अकाउंट करंट क्या होता है बताए, अकाउंट करंट क्या है, एक स्टेटमेंट है जो क्या करती है पता है, एक पार्टी बना के क्या करती है, दूसरी पार्टी को सेंड करती है। कब? जब मुझे, अगर सामने वाले पर्सन को मेरे ट्रांजैक्शन के साथ में इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी बताने कि भैया मैंने इस ट्रांजैक्शन पे इतना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, तो वो ट्रांजैक्शन के साथ इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए
ट्रांजैक्शन के साथ इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको हम लोग अकाउंट करंट बोलते हैं। तो अकाउंट करंट की डेफिनेशन की अगर बात करें तो अकाउंट करंट है क्या? तो अकाउंट करंट इज ए स्टेटमेंट। अकाउंट करंट जो है ना वो क्या है? इफ अकाउंट करंट की बात करें कि भाई अकाउंट करंट क्या है, तो अकाउंट करंट क्या है? अकाउंट करंट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड एंड सेंड बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी। एक पर्सन दूसरे पर्सन को बना के क्या करता है? सेंड करता है। पर्पस क्या अकाउंट करंट बनाने का? अकाउंट करंट बनाने का पर्पस ये है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को अगर अपने ट्रांजैक्शन और उन ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सामने वाले को शो करना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा? अकाउंट करंट बना के देना पड़ेगा। तो उससे सामने वाले पर्सन को यह पता चल जाएगा, सामने वाले पर्सन को यह पता चल जाएगा कि फर्स्ट पर्सन ने किस ट्रांजैक्शन पे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया है और कहाँ मिस्टेक है, वो क्या कर सकते हैं? रेक्टिफाई कर सकते हैं, रिकनसाइल कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक जो बताया, अकाउंट करंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, ओनली ए स्टेटमेंट। अकाउंट करंट सिर्फ एक स्टेटमेंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता है। और अकाउंट करंट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो एक पर्सन बना के दूसरे पर्सन को देता है। पर्पस क्या है? ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और साथ में फाइनल बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना है वो बताना है। समझ में आया? अभी सोचो कि अगर जैसे मान लो एक जनरल नॉर्मल बात करते हैं, कोई अकाउंट करंट नहीं, हम लोग एक्स हैं और वाई एक पर्सन है। हमने एक्स को 1 जनवरी को सेल किया 10,000। इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्व रहना। हम लोग एक्स हैं और हमने क्या किया? वाई को सेल किया 1 जनवरी को, सेल टू वाई 10,000। और एक्स वाई को जो है ना वो क्रेडिट अलाउड नहीं करता है, और इन दोनों के बीच में सेटलमेंट डेट है 31 जनवरी। 31 जनवरी का क्या है? सेटलमेंट डेट है। तो जो समझदार है, अब मुझे बताओ कि अगर वाई इसका पेमेंट सेटलमेंट डेट को करता है तो इस केस में एक्स इस अमाउंट पे क्या करेगा? 30 डेज का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। 30 डेज का क्यों? 1 जनवरी को तो सेल हुआ है, तो 1 जनवरी पे अगर पेमेंट हो जाता तो 1 जनवरी का तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता नहीं। तो 1 जनवरी ऑनवर्ड्स 31 जनवरी तक का फाइनली अगर देखा जाए तो 30 डेज का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो एक्स ने वाई को 1 जनवरी को सेल किया 10,000, जिसका सेटलमेंट वाई कब बोल रहा है? 31 जनवरी को करने को बोल रहा है। तो इस केस में इस 10,000 पे 30 डेज का क्या होगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये बहुत इजी सी बात है, ठीक है। अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। 1 जनवरी को सेल टू वाई 10,000। 1 जनवरी को एक्स ने वाई को सेल किया 10,000। इसमें से क्या हुआ? 16 जनवरी को वाई ने पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट कर दिया? 6,000। तो 16 जनवरी को क्या हुआ पता है? कैश रिसीव हो गया। कैश रिसीव फ्रॉम वाई 6,000। अब मुझे बताओ, जो समझदार है वो सोचो, अकाउंट्स का कोई रोल ही नहीं है, नॉर्मल सी सेंस है कि किस पे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। 10,000 ड्यू कब हुआ था? 1 जनवरी। इसमें से 6,000 का पेमेंट कब आया? 16 जनवरी को। और बाकी जो 4,000 है बचा हुआ, इसका पेमेंट कब आएगा? 31 जनवरी को आएगा। तो 10,000 जो 1 जनवरी को ड्यू हुआ, इसमें से 6,000 का पेमेंट 16 जनवरी को आ गया। तो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए 15 डेज का। और ये जो 10,000 में से 4,000 का पेमेंट 31 जनवरी को आ रहा है, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए 30 डेज का। तो एक्स जब फाइनल सेटलमेंट की बात करेगा तो वो क्या करेगा पता है? 6,000 पे तो
इंटरेस्ट चार्ज करेगा 15 डेज का, और वो 4000 पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा कितना, 30 डेज का। यहां तक आता है समझ में? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। बिल्कुल 6000 पे होगा बेटा, ये 6000 पे 15 डेज का और 4000 पे 30 डेज का क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब मुझे इसका अकाउंट करंट बनाना है, तो अकाउंट करंट बनाने का मतलब ये हुआ कि मैं सामने वाले पर्सन को ट्रांजैक्शन भी बताना चाह रहा हूं, उस ट्रांजैक्शन पे मैंने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया वो भी बताना चाह रहा हूं, और मेरा फाइनली बैलेंस कितना वो भी बताना चाह रहा हूं। तो अगर जैसे मान लो एक्स अकाउंट करंट बनाएगा, एक्स अगर अकाउंट करंट बनाएगा तो एक्स क्या बनाएगा, वो वाई का ही अकाउंट बना रहा है। एडिशनली क्या है पता है, वाई के अकाउंट में वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और एड ऑन कर देगा। तो अगर एक्स अकाउंट करंट बना रहा है तो सिंपली वो क्या कर रहा है पता है, वाई का ही अकाउंट बना रहा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो इस केस में अकाउंट करंट बनाने की अगर बात करूं तो क्या होगा, देखो, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ये तो हो गया तुम्हारा डेबिट साइड जिसमें ट्रांजैक्शन और उनका अमाउंट आ जाएगा। अब मुझे हर ट्रांजैक्शन पे कितने डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, तो मुझे 2 कॉलम और एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, डेज और इंटरेस्ट। इससे सामने वाले को यह पता चल जाएगा कि कितने अमाउंट पे कितने डेज का इंटरेस्ट कितना हुआ। सेम क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ये तो नॉर्मल क्रेडिट साइड हो गया, और इंटरेस्ट के लिए क्या हो गया यहां पे, डेज और इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहां क्या हुआ, वी आर इन द बुक्स ऑफ एक्स। अगर मैं सोचूं तो एक्स बना रहा है, तो एक्स जो बना रहा है वो किसका अकाउंट बना रहा है, वाई का अकाउंट बना रहा है। तो जिसको समझ में आ रहा है ना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट और डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये तो नॉर्मल जैसा डेटर क्रेडिटर अकाउंट होता है वैसा हो गया। उसके अलावा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए अपन ने क्या किया, डेज और इंटरेस्ट के 2 कॉलम और एक्स्ट्रा बना लिए। अब क्या हुआ, वाई ने क्या किया, एक्स को सेल किया 1 जनवरी को, एंट्री भी वाई टू सेल 10,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 16 जनवरी को एक्स, अपन लोग कौन है, एक्स है, तो 16 जनवरी को अपने को कैश रिसीव हुआ, एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, बाय कैश कितना, 6,000। तो मुझे पता चल गया कि ये 10,000 ड्यू कब था, 1 जनवरी को, उसमें से 6,000 का पेमेंट कब आया, 16 जनवरी को। तो वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 15 डेज। हम लोग इस पे 15 दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, ढंग से सुनना, 6,000 पे 12% के हिसाब से डिवाइड बाय 365 इंटू 15, कुछ 29.59 समथिंग कुछ आ रहा है। तो अपन क्या बोल रहे हैं भाई, इस पे हम इतना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और क्या हुआ, 31 जनवरी को पेमेंट आया, पेमेंट आ गया 4,000 का। 31 जनवरी को क्या हुआ, पेमेंट आ गया 4,000 का। तो अपने को साफ पता चल रहा है कि ये जो 4,000 है ना, दिख रहा है तुमको, ये जो 4,000 है ना, ये इस 10,000 में से जो 1 जनवरी को ड्यू हुए, और 1 जनवरी को ड्यू और उसका पेमेंट अपने को कब मिल रहा है, 31 जनवरी को। तो कितना डिले हुआ, 30 डेज का। तो अपन लोग क्या करेंगे, 4,000 पे 12% के हिसाब से डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 30, 39.45। अब सोचो, ऐसा एक अकाउंट करंट बना के अगर एक्स वाई को दे तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा 6,000 पे इतना इंटरेस्ट लिया है, 4,000 पे इतना इंटरेस्ट लिया है। तो एक नॉर्मल अकाउंट में और अकाउंट करंट में फर्क क्या है बताएं। नॉर्मल अकाउंट में जो कॉलम होता है ना, वो डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट होता है, और अकाउंट करंट में क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट के साथ में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए 2 कॉलम होते हैं, डेज और एक इंटरेस्ट। तो
अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट बना के x अगर y को देगा तो बहुत अच्छे से y को पता चल जाएगा कि अच्छा 6000 पे 15 डेज का इंटरेस्ट चार्ज हुआ है और 4000 पे 30 डेज का इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। यहां तक समझ में आता है? तो ये इंटरेस्ट अपन y से कलेक्ट कर सकते हैं या y इस इंटरेस्ट का क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। यहां तक डाउट बोलो। अलग से लेंगे, अलग से। हाँ, और किसी को क्या डाउट है? अभी कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं देखो, इस तरह से बनाने में अभी मैंने क्या किया था पता, ट्रेस किया। मैंने क्या ट्रेस किया कि ये 6000 इसमें से है, ये 4000 इसमें से है। अगर मैं, हाँ बोलो। क्या पूछता है यार, क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मतलब क्या हो बेटा, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। अपन क्या कर रहे हैं, एक्स की बुक में जो वाई का अकाउंट है ना, वो उसको देख के कॉपी कर रहे हैं यहां वहां से। ये नॉर्मल अकाउंट छोड़ रहे हैं, नॉर्मल ट्रांजैक्शन थोड़ा रिकॉर्ड हो रहा है। एक्स क्या कर रहा है, वाई का अकाउंट खोला और वाई का अकाउंट से देख के टीप रहा है, कॉपी कर रहा है, जैसे तुम होमवर्क टीपते हो ना वैसे। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। एक्स ने क्या किया, वाई का अकाउंट खोला, अपने लेजर में वाई का अकाउंट जो बना हुआ है वो खोला और वहां से देख रहा है ये अकाउंट, ये वाई, ये एक्स की बुक में वाई का अकाउंट थोड़ा है। अभी कोई बात नहीं करेंगे, बाद में बात करते हैं खत्म करके। अभी क्या होता है इसमें कॉम्प्लिकेशन, दिस इज ओनली अ स्टेटमेंट। ये क्या स्टेटमेंट है, जो विजुलाइज कर सकते हैं वो सोचो। एक्स क्या करेगा, अपनी बुक के अंदर वाई का अकाउंट खोलेगा और वाई का अकाउंट खोल के उसको देखेगा कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए। ये कब बन रहा है पता है, ये बन रहा है 31 जनवरी के दिन। ये कंटिन्यू नहीं बन रहा है, ये एक्स बना रहा है 31 जनवरी के दिन कि भैया जनवरी में मेरे कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए। तो वो क्या करेगा, एक्स की बुक में जो वाई का अकाउंट बना हुआ है वहां से कॉपी करेगा ट्रांजैक्शन। ये सारे ट्रांजैक्शन उसने वाई के अकाउंट से कॉपी किए और एक्स्ट्रा क्या किया उसने, सिर्फ डेज और इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अब इस तरीके से बनाने में कॉम्प्लिकेशन क्या है वो समझो। इस तरीके से बनाने में कॉम्प्लिकेशन क्या है, अकाउंट करंट ऐसा बनाने से कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि मैंने ट्रेस किया कि ये जो 6000 है ना वो इसमें से है, ये 4000 जो है ना वो इसमें से, मैंने ऐसा ट्रेस किया। अब सोचो अगर ऐसा कुछ हो जाए, ये अकाउंट करंट कब बन रहा है पता है, एट द एंड ऑफ द पीरियड, जब दोनों के बीच में डिस्प्यूट आ रहा है। एक्स को अगर वाई को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बताना है कि मैंने किस ट्रांजैक्शन पे कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो वो पीरियड एंड पे बनता है। अब सोचो वही सेम एक्स अकाउंट करंट बना रहा है, एक्स अकाउंट करंट बना रहा है, मतलब एक्स क्या कर रहा है बताए, वाई का अकाउंट बना रहा है। कहां से बना रहा है वो वाई का अकाउंट, वो उसकी बुक में जो वाई का अकाउंट है वहां से देख के बना रहा है। अब ये वाई के अकाउंट में क्या है ढंग से समझो, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये नॉर्मल कॉलम है, डेज इंटरेस्ट, फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेज और इंटरेस्ट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेज और इंटरेस्ट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेज और इंटरेस्ट। दिस इज अ स्टेटमेंट, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। अब क्या हुआ, एक्स ने, इनके बीच में सेटलमेंट कब डिसाइडेड है कि 31 जनवरी को सेटलमेंट होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे एक्स ने देखा वाई के अकाउंट में तो 1 जनवरी को सेल हुई है 10,000, फिर उसके बाद 5 जनवरी को और सेल हुई है 6,000, उसके बाद 16 जनवरी को पैसा आया हुआ है 6,000, या मान लो ये सेल भी ले लेते हैं 8,000 की, और 6 जनवरी को पैसा आया हुआ है 6,000 का। अब बताओ क्या टेक्निकल इश्यू है पता है, जो समझदार हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, उनके सोच पे कंट्रोल नहीं रहता उनका। तो बाय कैश 6,000,
अब मुझे 6,000 पे कितना डिले हुआ वो कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं ये बोलूं कि ये 6,000 जो है ना वो इसमें से है, और अगर ये 6,000 जो है वो ये वाले रिसीव हो रहे हैं तो पता है कितने दिन का इंटरेस्ट आएगा, 15 डेज का। और अगर मैं ये बोलूं कि ये जो 6,000 है वो इसमें से है, तो फिर क्या होगा पता है, 5 जनवरी को ड्यू हुआ और 16 जनवरी को क्या हुआ, कलेक्ट हो गया। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, फिर उस केस में ये डेज 15 नहीं आएंगे, 11 आएंगे। तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड मैटर क्या है बताए, अगर मैं ऐसे ट्रेस करूं कि ये पैसा किस में से आया, तो लफड़ा क्या हो जाता है कि जैसे एक्स ने तो माना कि ये पैसा इसमें से आया, और वाई ये सोच के पेमेंट कर रहा है कि भाई मैं तो इसमें से पेमेंट कर रहा हूं। तो उस केस में क्या होगा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाता है। तो इजीएस्ट करने का तरीका क्या है बताए, यहां सबसे कॉम्प्लिकेटेड मैटर क्या है कि ये ट्रेस करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा पैसा किस में से आया, क्योंकि सारा पैसा मंथ एंड में नहीं आ रहा है, बीच बीच में टुकड़ों में भी पेमेंट आ रहे हैं। तो ये अगर ये ऐसा कैलकुलेट किया जाए ना कि भाई कौन सा पैसा किस में से आ रहा है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसका टोटल मार के रखो एक बार, कितना है 29.59 प्लस 39.45, 69.04 आ रहा है ये। अब मेरी बात को ढंग से सुनना, कौन बना रहा है ये अकाउंट करंट, जो बोलूं अपने आप को समझाओ। ये जो अकाउंट करंट है ना वो एक्स बना रहा है, और एक्स और कुछ नहीं बना रहा है, वाई का अकाउंट बना रहा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कहां से देख के बना रहा है, जो एक्स की बुक में ऑलरेडी वाई का अकाउंट बना हुआ है ना, एक्स की बुक में जो ऑलरेडी वाई का अकाउंट बना हुआ है उसको देख के बना रहा है। तो इस केस में वी आर इन द बुक्स ऑफ एक्स, और हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं, वाई का। तो वाई के अकाउंट से कॉपी कर रहे हैं कब, एट द एंड ऑफ द पीरियड। अब उसने देखा कि 1 जनवरी को सेल किया, कितना, 10,000। अब मुझे नहीं पता कि ये पैसा कब आया या कब आएगा, तो मैं क्या कर सकता हूं पता है, मैं क्या बोलूंगा पता है, सेटलमेंट इन दोनों के बीच में क्या है, 31 जनवरी है। ढंग से सुनना, ढंग से समझना, इन दोनों के बीच में सेटलमेंट 31 जनवरी, मतलब बचा कुचा जो भी हो 31 जनवरी को पेमेंट होगा। तो ये मानते हुए कि ये जो पेमेंट है ना वो कब आएगा पता है, 31 जनवरी को आएगा, मैं इस पे 30 डेज का इंटरेस्ट क्या कर सकता हूं, चार्ज कर सकता हूं। 1 जनवरी को सेल हुआ 10,000, मुझे नहीं पता कि ये पैसा कब आएगा या कब आया, मैं ट्रेस नहीं करना चाहता हूं कि कौन सा पैसा कब आ रहा है। तो ये मानते हुए कि इसका पेमेंट अपने को कब मिलेगा, 31 जनवरी को मिलेगा, अपन ने इस पे 30 डेज का इंटरेस्ट क्या किया, चार्ज कर लिया। तो 10,000 पे 12% के हिसाब से डिवाइड बाय 365 इंटू 30 डेज, 98.63 का मैंने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, ये मान के कि ये पेमेंट मुझे कब मिलेगा, 31 जनवरी को मिलेगा। अब मैंने देखा कि 16 जनवरी को पैसा आ गया, तो मैंने क्या किया, बाय कैश लिख दिया। अब देखो अपन क्या मान रहे थे कि पेमेंट कब आएगा, 31 जनवरी को, और उसने अपने को पेमेंट कब कर दिया, 16 जनवरी को कर दिया। तो जितना अर्ली पेमेंट करेगा उसको हम उतना ही इंटरेस्ट वापस क्या करेंगे, अलाउड कर देंगे। तो इस केस में क्या मान के, ढंग से समझो, हमने क्या मान के 10,000 पे इंटरेस्ट चार्ज किया था कि उसका पेमेंट अपने को सेटलमेंट डेट पे मिलेगा। तो मैंने 30 डेज का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, 1 जनवरी का इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट 2 जनवरी से चालू होगा। तो अपन ने 30 डेज का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया 98.63। अब उसने क्या किया, 16 जनवरी को अपने को पेमेंट कर दिया, 16 जनवरी को पेमेंट कर दिया। तो तुम क्या मान रहे थे कि वो पेमेंट कब करेगा, 31 जनवरी को करेगा, और तुमने 31 जनवरी तक का इंटरेस्ट उस पर क्या किया, चार्ज किया। अब वो क्या कर रहा है पता है, सेटलमेंट डेट से पहले ही पेमेंट कर रहा है। कितना पहले पेमेंट कर रहा है बताओ, ये जो 6,000 है वो कितना पहले पेमेंट कर रहा है पता है, 15 दिन पहले पेमेंट कर रहा है। तो 15 दिन का इंटरेस्ट वापस क्या करो, अलाउड कर दो। 6,000 पे, वेट, पे 12% के हिसाब से डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आ रहा है 29.58 का इंटरेस्ट मैंने वापस अलाउड कर दिया। अब क्या हुआ, उसने 31 जनवरी पे 4,000 का और पेमेंट कर दिया।
4,000 का उसने और पेमेंट कर दिया। अब बताओ क्या करना है इस पे। इस केस में अब देखो 31 जनवरी ड्यू रेट है और 31 जनवरी को ही क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। तो इस केस में हम इस पे कोई भी इंटरेस्ट बेनिफिट इसको अलाउड नहीं करेंगे। तो अगर मैं देखूं तो 98.63 का इंटरेस्ट मैंने क्या किया, चार्ज किया। हमने क्या किया, कितना इंटरेस्ट चार्ज किया इस पे, 98.63 का इंटरेस्ट डेबिट किया, मतलब चार्ज किया, और उसमें से मैंने वापस क्या किया, 98.63 में से वापस माइनस करूं 29.58। तो मैंने यूं देखा जाए तो इंटरेस्ट चार्ज नेट ऑफ करूं मैं इन दोनों को, तो इंटरेस्ट चार्ज कितना किया, 29.05। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। देखो एक्स एक अकाउंट करंट बना रहा है वाई का, नॉर्मल फॉर्मेट सोचो, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये तो वाई का डेबिट साइड है, इसके अलावा डेज और इंटरेस्ट, फिर उसके बाद में डेट पर्टिकुलर अमाउंट और फिर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए 2 कॉलम और हो गए। इनके बीच में सेटलमेंट 31 जनवरी है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेज और इंटरेस्ट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेज और इंटरेस्ट। एक्स बना रहा है, एक्स कहां से देख के बना रहा है, वाई के अकाउंट से देख के बना रहा है। 1 जनवरी को सेल किया, ठीक है, और इस पे सेटलमेंट कब है, 31 जनवरी है। तो एक्स ने ये मान के कि इसका पेमेंट कब होगा, 31 जनवरी को होगा, इसने क्या किया, 30 डेज का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, जो अपन ने ऊपर भी कैलकुलेट किया था, 98.63। अब क्या हुआ पता है, 16 जनवरी को पैसा आ गया बाय कैश 6,000। तो अपन ने क्या बोला, अपन ने ये मान के इंटरेस्ट चार्ज किया कि 31 जनवरी को पेमेंट आएगा, और फाइनली पेमेंट कब आ गया, 16 जनवरी को आ गया, जो ड्यू डेट से 15 दिन पहले। तो मैंने उसमें 15 दिन का क्या किया, इंटरेस्ट वापस अलाउड कर दिया, और 15 डेज का इंटरेस्ट आ रहा है 29.58। और बचा हुआ जो 4,000 है ना, उसने 25 जनवरी को पेमेंट कर दिया बाय कैश। बचा हुआ 4,000 उसने क्या किया, 25 जनवरी को, मतलब सेटलमेंट डेट से 6 दिन पहले ही पेमेंट कर दिया। तो मैं इस पे 6 दिन का इंटरेस्ट क्या करूंगा, अलाउड कर दूंगा। तो क्या होने वाला है पता है, 4,000 पे 12% के हिसाब से डिवाइड बाय 365 इंटू 6, तो कुछ 7.89 का इंटरेस्ट वापस अपन ने अलाउड कर दिया। अब इंटरेस्ट वाला कॉलम क्या बता रहा है, देखो कि कितना इंटरेस्ट तुमको लेना है, जिसको समझ में आ रहा है। इंटरेस्ट चार्ज कितना किया था, 93.63, ये मान के कि पेमेंट कब होगा, सेटलमेंट डेट पे होगा। अब सेटलमेंट डेट से जितना जल्दी जल्दी पेमेंट हुआ, मैंने वापस इंटरेस्ट क्या किया, अलाउड कर दिया। तो इस केस में इंटरेस्ट इंटरेस्ट, तो इसमें से 29.58 माइनस करो और 7.89 माइनस करो, तो फाइनली जो इंटरेस्ट लेना है वो कितना लेना है, 61.16। अब मुझे बताओ, ये 6,000 और ये 4,000, ये है तो इन्हीं में से। लॉजिकली भी देखे ना, तो तुमने 30 डेज का इंटरेस्ट क्या किया, चार्ज किया, और 15 डेज का वापस अलाउड कर दिया। तो यूं देखा जाए तो तुमने इस पे इंटरेस्ट चार्ज किया 15 दिन का, और यूं देखा जाए 4,000 पे तो तुमने इंटरेस्ट चार्ज किया 30 डेज का, और वापस अलाउड कितने दिन का किया, 6 दिन का। तो इस पे तुमने इंटरेस्ट चार्ज किया, इस पे इंटरेस्ट तुमने चार्ज किया कितने दिन का, 24 दिन का। और जेन्युइनली भी 24 दिन का चार्ज होना चाहिए, क्यों, क्योंकि 1 जनवरी को अमाउंट ड्यू हुआ और उसका पेमेंट कब हुआ, 25 जनवरी को हुआ। तो इस केस में 24 दिन का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। तो अपन ने सीधा 24 दिन का इंटरेस्ट चार्ज करने के बजाय क्या किया, पहले 30 डेज का इंटरेस्ट चार्ज किया और फिर 6 डेज का इंटरेस्ट क्या किया, अलाउड कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा पता है, मुझे ये ट्रेस नहीं करना पड़ेगा कि ये 6,000 किस में से या 4,000 किस में से। तो इससे वी कैन से कि फाइनली देखो प्रिंसिपल अमाउंट तो सारा मिल गया, पर इंटरेस्ट में अपने को कितना लेना है, 61.16 का अपने को इंटरेस्ट लेना है। एक और एग्जांपल चलो बताना। सेम, वी आर इन द बुक्स ऑफ एक्स, अकाउंट किसका बना रहे हैं, वाई का। कहां से देख के बना रहे हैं, वाई के अकाउंट से कॉपी कर रहे हैं। सेम कॉलम, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट डेज और इंटरेस्ट, दो एक्स्ट्रा कॉलम हो गए। डेट पर्टिकुलर अमाउंट के अलावा 2 कॉलम और हो गए।
डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेज और इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। सेटलमेंट दोनों के बीच में मंथ एंड है, मतलब जनवरी का जो सेटलमेंट होगा वो कब होगा, जनवरी में होगा। जनवरी का जो सेटलमेंट है ना वो कब होगा, जनवरी एंड में होगा। एक मिनट, हाँ बेटा। अब क्या किया देखो, एक्स ने वाई के अकाउंट से क्या देखा कि उसने 1 जनवरी को सेल किया, सेल 10,000। एक्स ने वाई के अकाउंट से देखा कि एक्स ने वाई को 10,000 का क्या किया, सेल किया। अब हमको नहीं पता कि ये जनवरी में कब आया, और ना मेरे को ये सोचने की जरूरत है कि कब आएगा। तो अपन लोग क्या करते हैं, ये मानते हुए, क्या मान रहे हैं कि इसका सेटलमेंट कब होगा, 31 जनवरी को होगा। मैंने 30 डेज का इंटरेस्ट क्या किया, चार्ज कर दिया, जो 98.63 आ रहा है। अब क्या किया उसमें से, उसने 20 जनवरी को पेमेंट किया बाय कैश 6,000। 20 जनवरी को पेमेंट किया 6,000। तो अब ये क्या हो रहा है पता है, सेटलमेंट डेट से 31 जनवरी सेटलमेंट डेट है, उससे पहले वो पेमेंट कर रहा है। तो आप इस पे 11 डेज का उसको इंटरेस्ट क्या करो, अलाउड कर दो। तो 6,000 पे 12% के हिसाब से डिवाइड बाय 365 इंटू 11, 21.69, सही है क्या। और बाकी अभी तक उसने पेमेंट किया ही नहीं, मतलब 31 जनवरी आ गई पर पेमेंट नहीं किया। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 31 जनवरी, बैलेंस बच गया कितना, 4,000, जिसपे अभी तक उसने पेमेंट नहीं किया। अब आप मुझे बताओ, ये 4,000 पे अपन ऑलरेडी इंटरेस्ट चार्ज कर चुके हैं, ये 10,000 पे 30 डेज का तुमने इंटरेस्ट चार्ज किया था, और ये 4,000 उसी में से ही है जिसपे अभी तक उसने पेमेंट नहीं किया। तो थोड़ा सा लॉजिकली समझ के देखो, ये 6,000 जो है ना वो इसी में से है जिसपे आपने पहले 30 डेज का इंटरेस्ट क्या किया, चार्ज किया, और फिर तुमने 11 डेज का इंटरेस्ट वापस उस पर क्या किया, अलाउड कर दिया। जिसकी अक्ल काम कर रही वो सोचो, आपने इंटरेस्ट चार्ज कितने डेज का किया, 30 डेज का इंटरेस्ट चार्ज किया ये वाला, और वापस आपने अलाउड कितना किया, 11 डेज का। तो अगर मैं इनको नेट ऑफ करूं तो इंटरेस्ट कितने डेज का चार्ज हुआ, 19 डेज का। और लॉजिकली भी देखो 1 जनवरी को अमाउंट ड्यू हुआ था, इंटरेस्ट 2 जनवरी से कैलकुलेट होता है। तो 1 जनवरी को ड्यू हुआ, फाइनल पेमेंट कब आता है, 20 जनवरी को आता है। तो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कितने दिन का होना चाहिए था, कितने दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए था, 19 डेज का। तो वो ऐसे भी 19 डेज का आता है। तो अकाउंट करंट में जब बनाते तो कभी भी ऐसा ट्रेस नहीं कर सकते कि ये अमाउंट किस में से आया किस में से नहीं आया। सीधा फंडा क्या है, सेटलमेंट डेट है, जो भी अमाउंट ड्यू हो रहा है ये मान के इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कि उसका सेटलमेंट डेट पे पेमेंट आएगा। उससे अगर जल्दी पेमेंट आ जाता है तो हम उतना ही इंटरेस्ट वापस क्या करते हैं, उसको अलाउड कर देते हैं। तो इस तरह से आप सामने वाले पर्सन को यह बता सकते हो कि किस ट्रांजैक्शन पे कितना इंटरेस्ट आया और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना बैलेंस है। अभी बताओ, थोड़ा और आगे इसको सॉल्व करूं, पहले इंटरेस्ट को बैलेंस करो कितना आ रहा है, इंटरेस्ट को बैलेंस करो। तो इंटरेस्ट को बैलेंस करते हैं ना, इसको लिखते हैं बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। टोटल लेना कितना था, 98.63, और उसमें से वापस देना कितना है, 21.69 वापस देना है। तो मुझे 76.94 का इंटरेस्ट क्या करना है, लेना है। जो समझदार है बोल के बताना, प्रिंसिपल अमाउंट कितना बाकी है, प्रिंसिपल अमाउंट 4,000 बाकी है, और उसके अलावा मुझे और कितना इंटरेस्ट लेना है, 76.94 इंटरेस्ट मुझे लेना है। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, कॉन्ट्रा जैसा होता है ना, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट 76.94। और अब अगर मैं 31 जनवरी को बाय बैलेंस करूंगा, क्या किया पता है मैंने, इंटरेस्ट के बैलेंस को अमाउंट के कॉलम में ले लिया। तो अब अगर मैं बैलेंस करूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा, पता है कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना लेना है, 4076.94। और जो समझदार है, थोड़ी सी भी अक्ल रखते हो, तो वो सोचो कि एक्स जब ऐसा अकाउंट करंट बना के वाई को भेजेगा तो वाई को क्या क्या पता चलेगा,
एक्स जब ऐसा अकाउंट करंट बना के वाई को सेंड करेगा, पोस्ट करेगा, व्हाट्सअप मेल कुछ भी करेगा ऐसा बना के, तो उसको सबसे पहला पहला पता चलेगा ट्रांजैक्शंस कि भाई कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ये वाले जो है ना, ये वाले। दूसरा पता चलेगा इंटरेस्ट ऑन ईच ट्रांजैक्शन, और तीसरा पता चलेगा बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट कि फाइनली कितना इंटरेस्ट है, और चौथा पता चलेगा बैलेंस ऑफ अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कि भैया फाइनल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हमको तेरे से कितना लेना है, ये पता चल जाएगा। और इस पर्पस के लिए जब मुझे सामने वाले को ट्रांजैक्शन के बारे में बताना हो, जब मुझे सामने वाले को ट्रांजैक्शन के बारे में बताना हो, किस ट्रांजैक्शन पे मैंने कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया वो बताना हो, और इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना बैलेंस ड्यू है, जब ये बताना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट करंट बना के फिर क्या करते हैं, सेंड करते हैं। तो ये अकाउंट करंट जनरली पीरियड एंड पे बनता है। ये जो अकाउंट करंट है वो पीरियड एंड या उसके बाद बनता है, और इससे सामने वाले पर्सन को इतनी सारी चीजें बताई जा सकती है जो कि सिर्फ एक अकाउंट की कॉपी से नहीं बताई जा सकती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग अकाउंट करंट। हाँ, यहां तक डाउट बोलो अभी। वही सेम। क्या? हाउ? वी आर इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक्स है, एक्स क्या कर रहा है, वाई के अकाउंट से देख के अकाउंट करंट बना रहा है। सेटलमेंट एज यूजुअल 31 जनवरी। नॉर्मल अकाउंट में जनरली 3 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। यहां पे एक साइड में 5 कॉलम होते हैं। कौन कौन से कॉलम है? डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेज, इंटरेस्ट। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेज और इंटरेस्ट। अब क्या हुआ, 2 जनवरी को सेल किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। 2 जनवरी को क्या किया, एक्स ने वाई को सेल किया, ऐसा उसने वाई के अकाउंट से देख लिया। अब सेटलमेंट कब है इनके बीच में? 31 जनवरी। ये पैसा कब आएगा, कितना आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं। सीधी सी बात है, ये मानते हुए कि इसका पेमेंट कब आएगा, 31 जनवरी को आएगा, आप इस पे 29 डेज का इंटरेस्ट चार्ज कर दो। अगर पेमेंट जल्दी आ जाएगा तो मैं वापस अलाउड कर दूंगा। तो इस केस में 20,000 पे 12% के हिसाब से डिवाइड बाय 365 इंटू 29, कितना आ रहा है? 190, 191 कर दूं क्या? फिर 10 जनवरी को सेल किया, 10 जनवरी को सेल किया 10,000 का। अब पता नहीं ये पेमेंट कब आया कब नहीं आया, पर हम क्या मानते हैं कि 10 जनवरी को सेल हुआ है। सेटलमेंट कब है? 31 जनवरी है। तो आप इस पे 21 डेज का इंटरेस्ट क्या करो, चार्ज कर दो। तो 10,000 पे 12% के हिसाब से डिवाइड बाय 365 इंटू 21, ओके, अप्रॉक्स 69 हो गया। फिर अपन ने 15 जनवरी को और सेल किया, कितना? 5,000 का। हमको नहीं पता इसका पेमेंट कब आएगा, ठीक है। ये 5,000 रुपए का सेल और किया 15 जनवरी को। सेटलमेंट डेट क्या है? 31 जनवरी। तो वी कैन चार्ज इंटरेस्ट फॉर 16 डेज। इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं इसलिए डेबिट में आ रहा है, अलाउड करेंगे तो क्रेडिट में आएगा। तो 5,000 पे 12% डिवाइड बाय 365 इंटू 16 के हिसाब से 26.30। अब क्या हुआ पता है, वाई ने कोई पेमेंट किया ही नहीं। वाई ने कोई भी पेमेंट 31 जनवरी तक किया ही नहीं, सारा पैसा ड्यू है। तो मुझे ये तो पता चल ही रहा है ना कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना लेना है, 35,000। अब मैं पहले क्या करूंगा पता है, 31 जनवरी को बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट करूंगा, और बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट करेंगे तो 191 प्लस 69 प्लस 26.30, 286.30।
ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है, और अब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना अमाउंट लेना है, तो मुझे इस इंटरेस्ट को क्या होगा पता है, कॉन्ट्रा करके अमाउंट में लाना पड़ेगा। 31 जनवरी को टू इंटरेस्ट करके आ जाएगा 286.30, और 31 जनवरी को अब मैं अमाउंट को बैलेंस करूंगा ना, तो मुझे पता चलेगा कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मुझे कितना लेना है। तो 35,286.30, और x जब ये अकाउंट करंट y को बना के देगा ना, तो y को पता है कम से कम तीन चीजें पता चलेगी, कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ईच ट्रांजैक्शन, और तीसरा फाइनल बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। उसको पता चल जाएगा कि भाई फाइनल बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना है। तो ये अकाउंट करंट बना के एक्स वाई को क्या इंफॉर्म कर रहा है, ये अकाउंट करंट बना के एक्स वाई को इंफॉर्म कर रहा है कि भैया जी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इतना पैसा आपको हमको देना है, ये तुम्हारे ट्रांजैक्शन है, ये तुम्हारा ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट है, और ये हमारा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट क्या है, बैलेंस है। अभी सोचो इसी केस में मैं ऐसा बोलूं कि 21 जनवरी को कैश मिल गया, कितना कैश मिला, से सपोज 6,000। अब मेरे को ये देखने की जरूरत ही नहीं कि ये 6,000 किस में से है, अपना सेटलमेंट कब है, 31 जनवरी है, तो हमने सारे अमाउंट पे 31 जनवरी तक का इंटरेस्ट चार्ज कर चुके हम लोग। अब क्या हो रहा है पता है, वो 31 जनवरी से पहले 21 जनवरी को क्या कर रहा है इंटरेस्ट, वो 21 जनवरी को 6,000 का क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। तो एक तरह से मैं बोलूं तो मैं उसको 10 डेज का इंटरेस्ट क्या करूंगा, अलाउड कर दूंगा। तो 6,000 पे 12% डिवाइड बाय 365 इंटू 10, कुछ 19.72। आपकी इच्छा हो जैसा बोलो, आप जो समझना चाहें वो समझो। ये मैंने इंटरेस्ट अलाउड, ये मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया, और ये मैंने इंटरेस्ट क्या किया, अलाउड कर दिया। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये इंटरेस्ट मेरे लिए रिसीवेबल है, और ये इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, पेएबल है। डेबिट रिसीवेबल्स और क्रेडिट पेएबल, तो ये जो इंटरेस्ट है वो रिसीवेबल है, और ये इंटरेस्ट क्या है, पेएबल है। क्यों पेएबल है, क्योंकि उसने ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दिया, इसलिए ये इंटरेस्ट क्या है, पेएबल है। अब क्या हुआ, 27 जनवरी को और कैश आ गया, मान लेते हैं 8,000 का। तो सेटलमेंट डेट से उसने कितना पहले पेमेंट किया पता है, 31 जनवरी सेटलमेंट डेट है, और सेटलमेंट डेट से उससे पहले पेमेंट कितना कर दिया पता है, 4 डेज पहले पेमेंट कर दिया। तो 8,000 पे 12% के हिसाब से 4 डेज का इंटरेस्ट 10.52 पेबल हो गया। तो जो समझदार है, ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है और ये इंटरेस्ट पेबल है। तो पहले आप क्या करो, 31 जनवरी को बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, ताकि अपने को पता चल जाए कि भाई कितना इंटरेस्ट लेना और कितना देना है। लेना कितना है, 191 प्लस 21 प्लस 16, सॉरी 191 प्लस 69 प्लस 26.30। मुझे 286.30 का इंटरेस्ट लेना है, और उसमें से मुझे 19.72 माइनस 10.52 का इंटरेस्ट देना है। क्या हो गया, 191 प्लस 69 प्लस 26.3 माइनस 19.72 माइनस 10.52, 256.06। जो समझदार हैं, बैठ के ऊँग नहीं रहे, सुन रहे हैं, वो सोचो कि ये इंटरेस्ट रिसीवेबल और ये पेबल है। बताओ क्या ज्यादा है, रिसीवेबल ज्यादा है, पेबल ज्यादा है? इंटरेस्ट रिसीवेबल ज्यादा है या पेबल ज्यादा है? रिसीवेबल है, तो मैं उसको डेबिट में लिख दूंगा 31 जनवरी को टू इंटरेस्ट, 31 जनवरी को टू इंटरेस्ट। रिसीवेबल इसलिए डेबिट में आएगा 256.06, और ये ऐसा कह लो कि कॉन्ट्रा हो गई है। और अब अगर मैं 31 जनवरी को बैलेंस कैलकुलेट करूंगा, तो ये बैलेंस बता देगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना बैलेंस है।
कितना आ रहा है बेटा इंटरेस्ट? 256.06। तो 35,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट है और प्लस 256.06 इंटरेस्ट लेना, उसमें से ये ऑलरेडी 14 पेमेंट कर चुका है मेरे हिसाब से, शायद 212। सही है क्या? क्या ये 21256 क्या है बताओ? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इतना रिसीवेबल है। तो ऐसा स्टेटमेंट जब एक्स वाई को, एक्स ने कहां से बनाया ये बताया, एक्स ने वाई के अकाउंट से देख के बनाया, और ये चीजें अपन ने क्या की है, कैलकुलेट की है, ये चीजें अपन ने कैलकुलेट की है। तो ये मानते हुए कि सेटलमेंट कब होगा, सेटलमेंट डेट पे होगा, आप इंटरेस्ट चार्ज कर लो और उससे जल्दी पेमेंट हो जाए तो इंटरेस्ट वापस अलाउड कर दो। तो डेबिट में इंटरेस्ट रिसीवेबल है और क्रेडिट में इंटरेस्ट पेएबल है, और लास्ट में जाके नेट ऑफ कर लो कि कितना इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना इंटरेस्ट पेएबल है, और फिर उसको अमाउंट के कॉलम में लिख के अमाउंट के कॉलम को बैलेंस कर लो। तो जो समझदार है, लास्ट टाइम अगर अपन बात करें कि ऐसा स्टेटमेंट एक्स अगर वाई को बना के भेजेगा तो पहले तो वाई को सारे ट्रांजैक्शन पता चल जाएंगे, फिर दूसरी चीज पता चलेगी, क्या बताओ? इंटरेस्ट ऑन ईच ट्रांजैक्शन, किस ट्रांजैक्शन पे कितना इंटरेस्ट है, और लास्ट बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना है वो पता चल जाएगा। दिस इज नॉन एज अकाउंट करेंट, इसको अकाउंट करेंट बोलते हैं। अब अकाउंट करेंट बनाने का तरीका क्या है देखो, ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, तो सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट साइड में नॉर्मली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना है। फिर क्या करना है पता है, ये जो डेट है ना, इस डेट से लेके सेटलमेंट डेट तक का आपको पीरियड कैलकुलेट करना है, चाहे डेबिट साइड हो चाहे क्रेडिट साइड हो। बस इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है सब पे अलग अलग। फिर लास्ट में तुमको इंटरेस्ट के कॉलम को बैलेंस करना पड़ेगा, वो बता देगा कि इंटरेस्ट रिसीवेबल ज्यादा है या पेबल ज्यादा है। फिर इंटरेस्ट के कॉलम के बैलेंस को क्या होगा, अमाउंट के कॉलम में लिखना पड़ेगा, और फिर अमाउंट का कॉलम बैलेंस होगा। तो पहले इंटरेस्ट का कॉलम बैलेंस होता है, फिर उसका बैलेंस अमाउंट के कॉलम में जाता है, फिर अमाउंट का कॉलम बैलेंस होता है, तो पता चलता है कि कितना रिसीवेबल है कितना पेबल है। डाउट बोलो यहां तक? डाउट बोलो यहां तक? तो जिसको समझ में आ गया, अकाउंट करंट क्या होता है बताओ? अकाउंट करंट क्या है? अकाउंट है या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट है। अकाउंट जो होता है ना, वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसके डेबिट में टू सेल लिखा तो सेल के क्रेडिट में कुछ नहीं जाएगा, या मैंने इसके क्रेडिट में बाय कैश लिखा तो कैश के डेबिट में कुछ नहीं आएगा। डबल अकाउंट, दिस इज ओनली ए स्टेटमेंट, ये वर्किंग नोट है। तो जितना मैंने पढ़ाया समझाया उसका सिंपली मीनिंग इतना सा है कि अकाउंट करंट एक स्टेटमेंट है जो एक पार्टी बना के दूसरी पार्टी को सेंड करती है, जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, सामने वाले पर्सन को ट्रांजैक्शन बताना, हर ट्रांजैक्शन पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बताना है, और फाइनली इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना अमाउंट ड्यू है वो बताना है। इस पर्पस के लिए हम लोग अकाउंट करंट बना के एक पर्सन दूसरे पर्सन को भेजता है। ये एक्स भी बना के वाई को दे सकता है और वाई भी बना के एक्स को दे सकता है। लास्ट क्वेश्चन मेरा तुम्हारे लिए आज का कि अगर एक्स अकाउंट करंट बनाएगा तो क्या बनाएगा? वाई का अकाउंट, वेरी गुड। और अगर वाई अकाउंट करंट बनाएगा तो क्या बनाएगा? एक्स का अकाउंट। अगर एक्स अकाउंट करंट बनाएगा तो वाई का अकाउंट बना के भेजेगा, और वाई अगर अकाउंट करंट बनाएगा तो वाई क्या करेगा पता है, एक्स का अकाउंट बना के एक्स को भेजेगा, भाई हमारी बुक में तुम्हारा अकाउंट ये बता रहा है। यहां तक डाउट बोलो? चलो बाकी जितना भी पढ़ाया कल लिखा के और फिर समझाऊंगा एक बार और, कोई डाउट हो तो कल फिर पूछ लेना। चलो बाय। बाय बेटा।